हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्रीडिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्रीडिटेशन क्या है, यह क्यों जरूरी है और यह कैसे होता है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जनरली हम लोग एक्रीडिटेशन को एफिलिएशन, एसोसिएशन, रिकॉग्निशन या अप्रूवल जैसे शब्दों से बदल देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये सभी टर्म ग्रामेटिकली एक जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन इन सब का प्रयोग अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्रीडिटेड एंड नॉन एक्रीडिटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, एक्रीडिटेशन और नॉन एक्रीडिटेशन के क्या फायदे और नुकसान हैं। क्या नॉन एक्रीडिटेड कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले आईसीआर इंस्टीट्यूट से एमएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते? नॉन एक्रीडिटेड या नॉन आईसीआर कॉलेजेस से बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन सा एग्जामिनेशन दे सकते हैं? एग्रीकल्चर कॉलेज के अलावे अन्य कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एवं वहां चल रहे कोर्सेज के एक्रीडिटेशन बॉडी की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये सारे एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएआर की ही भांति अपने एरिया एंड कंसर्न में आने वाले कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज का एक्रीडिटेशन करता है। इस तरह की जानकारियों को समझने के लिए चैनल से जुड़िए और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में एक्रीडिटेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन एक ऐसा रिव्यू प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों की क्वालिटी को निर्धारित किया जाता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक्रीडिटेशन का मतलब अप्रूवल या एफिलिएशन नहीं है, बल्कि एक्रीडिटेशन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे कोर्सेज की क्वालिटी की जांच करता है, जिससे पूरे देश में उस कोर्स का एक समान स्टैंडर्ड बना रहे। एक्रीडिटेशन अस्थायी नहीं होता है। वास्तव में एक्रीडिटेशन पीरियोडिक होता है और कुछ समय अंतराल पर इसको दोहराया जाता है। अलग अलग एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह पीरियड अलग अलग होता है। आईसीएआर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को 5 साल के लिए एक्रीडिटेशन देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग प्रीवियस स्लाइड से कर सकते हैं। एक्रीडिटेशन वास्तव में कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे कोर्सेज के क्वालिटी एवं स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। निम्नलिखित बिंदुओं से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम या कोर्सेज का एक्रीडिटेशन करना क्यों जरूरी होता है। पहला पॉइंट है, किसी संस्था के द्वारा शिक्षा के मानकों को पूरा करने के लिए। हो सकता है कि अगर एक्रीडिटेशन का व्यवस्था न हो तो कई संस्थान अपनी मनमानी कर सकता है और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं भी हो सकता है। ऐसे में पूरे देश में एक ही कोर्स में स्टूडेंट्स के नॉलेज एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड में असमानता हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण संस्थानों के सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। एक्रीडिटेशन पाने के लिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि एक्रीडिटेशन इन कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटी को तभी मिलता है जब इनके एजुकेशन की क्वालिटी कई मानकों पर खरे उतरते हैं। तीसरा पॉइंट है, संस्थानों में प्लेसमेंट की संभावना को बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली एक्रीडिटेशन मिलने के बाद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों एम्प्लॉयर को उस कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एजुकेशन क्वालिटी को जज करना आसान हो जाता है और इस कारण प्लेसमेंट की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, स्नातकों को आगे की सर्टिफाइड एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स नॉन एक्रीडिटेड कॉलेजेस से डिग्री लेता है तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अधिकांश मामलों में उन्हें कुछ एग्जामिनेशन से वंचित होना पड़ जाता है, खासकर सर्टिफाइड एग्जामिनेशन जो कोई एक्रीडिटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि आईसीएआर एग्जामिनेशंस। मगर इसके भी कुछ रूल्स हैं जिसे हम फ्लो चार्ट की मदद से आगे समझेंगे। पांचवा पॉइंट है, छात्रों और अभिभावकों का विश्वास जीतकर नामांकन दर में सुधार के लिए। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या वहां चलाए जा रहे कोर्स एक्रीडिटेड है तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट को आसानी होती है और उन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन क्वालिटी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है,
जिसके कारण नामांकन दर में बढ़ोतरी होती है। छठा पॉइंट है, जॉब देने वाले संस्थानों को छात्रों के ज्ञान के स्तर और कोर्स की विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए, इसको हमने थर्ड पॉइंट में ही एक्सप्लेन कर लिया है। एक्रीडिटेशन के कारण एम्प्लॉयर को आसानी होती है स्टूडेंट के नॉलेज और कोर्स की विश्वसनीयता को जानने में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्रीडिटेशन कैसे होता है। एक्रीडिटेशन का काम किसी देश के एक्रीडिटेशन बॉडी के द्वारा नियुक्त किए गए एक्रीडिटेशन कमिटी के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे देश में ICAR यह काम नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडिटेशन बोर्ड के एक्रीडिटेशन सेक्रेटेरिएट के द्वारा करवाता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। डिफरेंट एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुछ देशों में एक्रीडिटेशन का काम सरकारी संस्थानों के द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ देशों में यह काम प्राइवेट और स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा भी किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में गैर सरकारी और नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाओं के द्वारा एक्रीडिटेशन का काम करवाया जाता है। उदाहरण के लिए ABET नॉन प्रॉफिटेबल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के बाल्टीमोर कंट्री में एक्रीडिटेशन का काम करता है। संस्था का नाम है ABET। एक्रीडिटेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हम ICAR का उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के लिए UGC का क्या रोल है। सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट एंड स्टेट एक्ट के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। यूनिवर्सिटी दो तरह का हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अपने एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी में अपना नियम लाने की कोशिश करता है, यानी कि यूनिवर्सिटी UGC के गाइडलाइंस पर काम करता है, तभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसको रिकॉग्नाइज करता है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई कॉलेजेज हो सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से या तो एफिलिएटेड होगा या एसोसिएटेड होगा या रिकॉग्नाइज्ड होगा। ये सारे टर्म कॉलेज के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। और कॉलेजेज में कई कोर्सेज हो सकते हैं, या तो UG कोर्स हो सकता है, PG कोर्स हो सकता है या PhD कोर्स हो सकता है, या इसके अलावे कुछ अन्य कोर्सेज भी होते हैं जो कि कॉलेजेज में पढ़ाए जा सकते हैं। हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे BSc एग्रीकल्चर का, और इसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक्रीडिटेशन का काम होता है। BSc एग्रीकल्चर का जो एक्रीडिटेशन का काम इंडिया में होता है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा होता है, कि एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर का इंडिया में। और ICAR यह काम अपने एक बोर्ड के द्वारा करता है। इस बोर्ड को हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडिटेशन बोर्ड, और इसका एक एक्रीडिटेशन सेक्रेटेरिएट होता है। यही एक्रीडिटेशन सेक्रेटेरिएट वास्तव में एक्रीडिटेशन का काम करता है। नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडिटेशन बोर्ड के 4 रीजनल सेंटर हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नई दिल्ली में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स जो कि बैरकपुर कोलकाता में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी एजुकेशन ये मुंबई में है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च जो कि बेंगलुरु में है। ये 4 ICAR के, या कह सकते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडिटेशन बोर्ड के 4 रीजनल सेंटर है, जिसके द्वारा ये अपना एक्रीडिटेशन का काम करता है। IARI नॉर्थ के पार्ट को देखता है, CRIJAF ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के सारे जो यूनिवर्सिटीज है या उससे रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, उसके एक्रीडिटेशन का काम करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी एजुकेशन जो है वेस्ट पार्ट को IIHR बेंगलोर साउथ का जो इंस्टीट्यूट होता है या कॉलेजेज है उसको एक्रीडिटेशन करने का काम करता है। ये जो एक्रीडिटेशन होता है यूनिवर्सिटी का भी होता है, कॉलेजेज का भी होता है और एकेडमिक प्रोग्राम्स का भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को अगर एक्रीडिटेशन करना होता है
तो उसको एक लमसम फी 6 लाख रुपीज जमा करने होते हैं। और अगर एग्रीकल्चर कॉलेजेज को एक्रेडिटेशन करवाना होता है तो उसको एक लमसम फी 3 लाख रुपए जमा करने होते हैं। अगर किसी एकेडमिक प्रोग्राम को एक्रेडिटेशन करवाना होता है तो 2 लाख रुपए जमा करना होता है। कोई भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेजेज तभी एलिजिबल होता है एक्रेडिटेशन के लिए अगर उसका फर्स्ट बैच पास आउट हो जाता है या कम से कम 5 साल उस कॉलेज का हो जाता है, तब वो एक्रेडिटेशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। और जब उसका एलिजिबिलिटी हो जाता है तो लेटर ऑफ इंटेंट, इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर एक्रेडिटेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ये 3 चीज उसको जो ऑनलाइन पोर्टल होता है, इसको एनसीआर का जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है उसने स्टैब्लिश किया है। उस पोर्टल पर इन तीनों चीज को अप्लाई करना होता है, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट, इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर एक्रेडिटेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, इन तीनों को अपलोड कर देना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज को एसएसआर जमा करना होता है, यानी कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा करना होता है। और अगर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट भी सेटिस्फाइड होता है, आईसीएआर का एक कमिटी बनाया जाता है 2-3 मेंबर का, उसको यूनिवर्सिटी को विजिट करने के लिए आता है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसका भी एक्रेडिटेशन कराना होता है वहां आ करके उसका ऑब्जर्वेशन की करता है, इंस्पेक्शन करता है, और अगर वो सही पाया जाता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज को एक्रेडिटेशन दे दिया जाता है। अब ये कॉलेज एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का यही साइकिल चलता है, यानी कि नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, ये नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना ये क्राइटेरिया पूरा करता है, यानी कि LOI, IEA एंड SOC जमा करता है, इसके बाद SSR जमा करता है, और इस प्रक्रिया से एक्रेडिटेशन का काम पूरा होता है। मान लीजिए कि कोई नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उससे जो पास आउट बच्चे हैं उसका क्या होता है। आईसीआर ने ये नियम बनाया है कि जब भी कोई नया कॉलेज खुलेगा तो उसका जो पहला बैच होगा, जो पहला बैच पास आउट होगा, वो सभी आईसीआर एग्जामिनेशन दे सकता है। और पहला बैच, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई बैच अगर 2017 में स्टार्ट हुआ है, तो 2017 में जो बैच स्टार्ट हुआ है तो निश्चय ही उसका जो पहला बैच है वो 2021 में निकलेगा। तो जो 2021 में जो बैच निकलेगा वो सभी आईसीआर एग्जामिनेशंस को दे सकता है। लेकिन अगर 2021 के बाद जब वो 2022 में भी अप्लाई करेगा और उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिलता है तो उसका सेकंड बैच या सब्सिक्वेंट बैच को जब तक एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा तब तक आईसीएआर एग्जाम नहीं दिया जाएगा। अन्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी का भी एक्रेडिटेशन का प्रोसेस कुछ न कुछ इसी तरीका से होता है, लगभग इसी तरीका से एक्रेडिटेशन का काम होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स का एक्रेडिटेशन होता है। और जैसा कि आईसीआर में आपने देखा कि इस बात को आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं जो नॉन एक्रेडिटेड है, तो नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज के अगर आप पहले बैच के स्टूडेंट हैं तो 4 साल के बाद जब आप पास आउट होंगे तो आईसीआर के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन केवल उसी साल जिस साल आप पास आउट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कॉलेज को एक्रेडिटेशन नहीं मिलता है तो उसके बाद के एग्जामिनेशन देने के लिए आप आईसीआर के एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा कि हमने उदाहरण में बताया कि अगर 2017 में अगर आपका कॉलेज 2017 में ओपन हुआ है और आप उस 2017 बैच के स्टूडेंट हैं तो 2021 का जो आईसीआर का एग्जामिनेशन होगा उस सारे एग्जामिनेशंस को आप दे सकेंगे। लेकिन उसके बाद जो 2022 के बाद जो एग्जामिनेशंस होगा उसको आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसके बाद ऐसा आईसीआर मानता है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में दम है तो पहला 5 साल के अंदर में ही उसको एक्रेडिटेशन मिल जाना चाहिए। अगर एक्रेडिटेशन नहीं मिलता है तो उसके बाद के सब्सिक्वेंट बैच और प्रथम बैच वाले भी 5 साल के बाद फिर उस एग्जाम को नहीं दे सकते। यानी कि आईसीआर से जो भी एक्रेडिटेड एग्जाम होगा या आईसीआर से रिलेटेड एग्जाम होगा उसको आप नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कौन कौन से एग्जामिनेशंस है जो कि नॉन एक्रीडिटेड कॉलेजेज के स्टूडेंट दे सकते हैं और कौन कौन से एग्जामिनेशंस है जो केवल एक्रीडिटेड कॉलेजेज के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनेशंस का हमने यहाँ लिस्ट बनाया है। IBPS AFO इस एग्जामिनेशंस को नॉन एक्रीडिटेड कॉलेज के स्टूडेंट भी दे पाते हैं। नाबार्ड के एग्जामिनेशंस को भी नॉन एक्रीडिटेड कॉलेज के स्टूडेंट दे सकेंगे। UPSC IFS में कोई प्रॉब्लम नहीं है। NSC के एग्जाम में, इफ्को के एग्जाम में, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी CWC के एग्जामिनेशंस, इन सब के एग्जामिनेशन में केवल 4 ईयर डिग्री मांगता है एग्रीकल्चर का, यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक्रीडिटेशन है या नहीं है। यानी कि इन सारे एग्जामिनेशंस को नॉन एक्रीडेटेड एंड एक्रीडेटेड कॉलेजेज के स्टूडेंट एक समान रूप से दे सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जामिनेशंस है जिसको नॉन एक्रीडेटेड कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं, जैसे ICAR एग्जामिनेशंस लाइक JRF, SRF, NET एंड ARS एग्जामिनेशंस। उसी तरीका से गवर्नमेंट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ऑफ MSc एंड PhD आदि भी नहीं दे सकता है नॉन एक्रीडिटेड कॉलेजेज के स्टूडेंट्स। इसको केवल एक्रीडिटेशन कॉलेजेज के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। इसी कारण से एक्रीडिटेशन पर कई बार लोग सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। उनका दावा है कि अगर कुछ रिप्यूटेड गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को नॉन एक्रीडिटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन एग्जामिनेशंस की एलिजिबिलिटी केवल 4 साल की एग्रीकल्चर की डिग्री होती है, न कि एक्रीडिटेड कॉलेज की डिग्री। तो फिर ICAR एग्जामिनेशंस एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशंस के लिए एक्रीडिटेशन की आवश्यकता क्यों है? एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है जिसके ऊपर सबका मत एक नहीं है और एक हो भी नहीं सकता है। नॉन एक्रीडिटेड कॉलेजेज के स्टूडेंट्स इसके विरोध में खड़े होंगे तो एक्रीडिटेड कॉलेजेज के स्टूडेंट इसके सपोर्ट में। सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसे हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का यह दलील भी है कि ICAR से एक्रीडिटेड कॉलेजेज, खासकर प्राइवेट कॉलेजेज की फी काफी महंगी है, जबकि नॉन ICAR कॉलेजेज की फी इनकी तुलना में कम होती है, जिससे साधारण घर के बच्चे भी BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर पाते हैं। खैर, एक्रीडिटेशन के फायदों के साथ साथ नुकसान की भी संभावना लोगों को नजर आ रही है। आपको इनके बारे में क्या संभावना लग रही है और एक्रीडिटेशन पर आपके विचार क्या है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अब कुछ ऐसे एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा कर लेते हैं जो अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि लगभग अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं और अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज के साथ साथ अन्य कोर्सेज के या सब्जेक्ट के एक्रीडिटेशन का काम करते हैं। पहला है द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन। यह संसार में फैले हुए लगभग 300 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन है जो वर्ल्ड लेवल पर एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। दूसरा है काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्रीडिटेशन, चिया। यह यूनाइटेड स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्रीडिटेशन करता है वहां के कॉलेजेज एवं यूनिवर्सिटी का। तीसरा है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी कि NBA। यह टेक्निकल प्रोग्राम जैसे कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एक्रीडिटेशन करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के बारे में तो अभी हम लोगों ने विशेष रूप से जान ही लिया है। यह एग्रीकल्चर कॉलेजेज एवं यूनिवर्सिटीज का एक्रीडिटेशन करता है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC, यह जनरल कॉलेजेज एवं यूनिवर्सिटीज का एक्रीडिटेशन करता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज का एक्रीडिटेशन करता है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड कोर्सेज का एक्रीडिटेशन करता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी से रिलेटेड कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज का एक्रीडिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग कॉलेजेज एंड उससे रिलेटेड कोर्सेज के लिए एक्रीडिटेशन का काम करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ से रिलेटेड कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटी का एक्रीडिटेशन करेगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE,
यह टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक्रीडिटेशन करता है। मुझे उम्मीद है कि एक्रीडिटेशन के बारे में इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिलेगी। इस चैनल पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर साइंस से संबंधित बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट से अपने पसंद का वीडियो देखकर अभी से पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू टू स्टे विथ अस।